रंजना के पास काफी सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और रंजना लगातार उनसे चर्चा कर रही हैं। डेवलपमेंट के मुद्दे से इतर क्या कुछ जमीन पर उतर पाया है, इन सब को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया, इसे लेकर आज हम ये खास प्रस्तुति दिखा रहे हैं। रंजना, आप सवालों का सिलसिला शुरू कर सकती हैं। जी ललित, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे साथ काफी नए मेहमान भी जुड़ चुके हैं और अभी हमने जिस तरह से अर्चना जी से बात की थी, उन्होंने बताया था कि लगातार विकास के पायदान पर बढ़ती जा रही है। गैस सब्सिडी भी करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने छोड़ दी है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति जी हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अर्चना जी ने बताया, क्या लगता है आपको कि वाकई विकास की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है? पिछले 2 साल से जिस तरीके से मोदी जी ने आम जनता को जो सपने दिखाए, उन सपनों के तहत अभी तक ना तो महंगाई कम हुई, ना ही काला धन आया, ना 370 हटी, ना युवाओं को रोजगार मिला। ऐसे कौन से काम हुए हैं जिनके लिए हम ये कहें कि निरंतर हम विकास की तरफ हैं? इन सारी चीजों को देखते हुए कि जिन वादों के दम पर, जिन सपनों के दम पर हम सरकार अगर बना के लेकर आते हैं और वही हम पूरे नहीं कर पाते, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि विकास के पथ पर आगे चलते जा रहे हैं। उनका अपना सोचना है। जिस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं आई थी, क्या लग रहा है कितनी कारगर हुई है वो? देखिए, तमाम सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई, लाडली लक्ष्मी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम सारी योजनाएं हैं। मैं अभी परसों के पेपर में पढ़ रही थी कि उन्हीं के गृह क्षेत्र होशंगाबाद में 500 महिलाएं गायब हैं और 138 बच्चियां गायब हैं। तो निर्भया, 1090 ऐसे तमाम सारी सुरक्षा को लेके उनकी योजनाएं चल रही है। उसके बाद ये हालत क्यों है? महिलाएं इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? घरेलू हिंसा ऐसी क्यों? अपराध में देश में नंबर 1 क्यों है? तो वो योजनाएं जमीन पे, धरातल पे काम नहीं कर पा रही, उसके कारण ये परिणाम है। साथ आर्थिक मामलों के जानकार आदित्य मनिया जी, आपसे जानते हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की जा रही थी, महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने के लिए क्या कोशिशें हैं जो मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है और बिल्कुल एक धरातल पर वो वास्तविकता में ऐसा लग रहा है कि सच साबित हो रही है? नहीं, देखिए, आप इन्फ्लेशन, मैडम की बात से सहमत नहीं हूं मैं। इन्फ्लेशन 17 महीने से नेगेटिव था, पिछले महीने ही केवल पॉजिटिव आया है। तो मौसम की वजह से है। हम लगातार तीसरे साल सूखे से जूझ रहे हैं। अभी स्काईमेट ने सिर्फ कहा है, आप देखेंगे कि 2016 के टॉप पे सेंसेक्स पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था में कहाँ है? देखिए, आईआईपी के नंबर पॉजिटिव हो गए हैं। आज दुनिया में 139वां नंबर था हमारा, हम उससे बढ़कर 125 के अंदर आ गए। तो मोदी जी जो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, पिछले काफी लंबे समय से जो पोली हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं भरने का प्रयास किया गया। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज, जैसे अर्चना जी ने कहा कि 2 साल में किसी आदमी की कार्य का आकलन हम कर नहीं सकते। रिजल्ट आएंगे 5 साल बाद। अगले 5 साल जो पीएम बनेगा उसको फायदा होगा। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमने देखा युवाओं के रोज, कल आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लागू हुई पहली बार, 2.1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी अगले 10 सालों में। तो सरकार जो है कुछ भी काम करे। एक दूसरी बात की, अर्थव्यवस्था में अभी तक 4 बड़े सौदे हुए विदेशों में, आप देखिए उसमें कोई भी दलाल नहीं है। तो सरकार को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, लेकिन उसमें सुस्ती कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूंगा कि आपके जो मातहत हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साह में काम करने की वजह थोड़ा सा सुस्ताने लगे। तो वहां चुस्ती अगर आ जाएगी तो मैं समझता हूँ स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ेंगे। मैं अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ संपादक अश्विनी मिश्रा जी हैं, इनसे जानते हैं, जिस तरह से आपने बीजेपी को सुना, कांग्रेस को सुना, रफ्तार पकड़ी, आदित्य जी को सुना, तो इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से मोदी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि पहले जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, सारी चीजें करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि मैं कभी दिल्ली नहीं आया और मैं कभी संसद भवन के अंदर भी नहीं आया। संसद भवन की अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं अब वो समझने लगे हैं, लेकिन उनका समस्या को एक समझना और समस्या को समाधान करना, ये उनमें एक विशेष कला है जिसके वो पारंगत हैं। इसलिए उनकी दूरदृष्टि, उनका जो दूर का देखना, उसको वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करा पाते हैं। उन्होंने फोकस राजनीति में अगर करने के लिए दलितों और किसानों को उन्होंने अपने फोकस में रखा। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए जाहिर तौर पर सियासत की पार्टियां अपने लिए करती हैं, उस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन उनकी जो, अगर मैं योजनाओं में अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उन्होंने रसोई गैस को लेकर के लोगों से जो अपील की,
एक अपील करना और लोगों का फिर उस पर रिजल्ट आना और रेस्पॉन्स करना, ये बताता है कि हम एक लीडर को हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और एक गिव अप जो करने की उन्होंने जो बात कही कि रसोई गैस के जो सब्सिडी है उसको त्यागी है, बहुत छोटी चीज नहीं थी। यहाँ हमारी जो आदत है वो इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है कि हम हमेशा अब तक ये स्वीकार करते रहे हैं कि सरकार हमारा बेरोजगारी भत्ता कितना देगी, सरकार हमें सब्सिडी कितनी देगी, सरकार हमें राहत कितनी देगी, लेकिन पहली बार इस देश में इस तरह का एक लोगों के अंदर एक भावना इस तरह की जागृत हुई है कि जब लोगों ने सोचा है कि अगर हम अच्छा कमाते हैं, अच्छे हम टैक्स पेयर हैं और अगर हम ये चीजें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम अपने घर की एक सब्सिडी छोड़ करके भी 5 घरों के चूल्हे जला सकते हैं। तो ये जो भावना लोगों में जो एक विकसित हुई, भले ही वो पीएम मोदी के रूप में उसको जाना जाता हो, लेकिन मैं कहता हूं कि वो एक पीएम के साथ साथ वो एक मोटिवेटर के रूप में, एक लीडर के रूप में एक ऐसी भूमिका अदा करते हैं जिससे वो मास को अपील करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसको फिर वो रेस्पॉन्ड कराते हैं। हमारे साथ युवा भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से लिया इन 2 सालों को और उन्होंने क्या सोचा था और अब वास्तविकता में क्या है, आपका क्या कहना है? 2 साल में मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि हम शिक्षा देख सकते हैं, शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी आई है, रोजगार की ओर चुनौतियां बढ़ती गई हैं और देखा जाए स्वच्छता की ओर जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो युवाओं का भी कदम बढ़ते गए स्वच्छता की ओर। तो मैं इन 2 सालों में खुश तो हूँ और आने वाले जो साल है उनमें भी लगता है कि पीएम मोदी बहुत आगे अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना भी लेकर आए थे, तो क्या लगता है किस तरह से युवाओं को और रोजगार के अवसर मिलेंगे और वो जिस तरह से अपने आप का प्रतिनिधित्व और देशों के सामने कर पाएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने 1-2 साल में इतना डेवलपमेंट किया कि सारे युवा बहुत ही उनसे हैं, मतलब प्रभावित हैं। और जो भी उन्होंने युवा स्टार्टअप योजना लेके आए हैं उसके अंतर्गत तो इतने युवा आगे बढ़ेंगे, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल 2 साल ही हुए हैं। 5 साल में देश कितनी करेगा तरक्की, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो स्टार्टअप योजना एम्प्लॉयमेंट निकाल रहे हैं हमारे देश के युवाओं के लिए, वो आगे चल के कितना लाभदायक होने वाला है हमारे लिए। आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और मोदी सरकार जो कर रही है तो आगे भी मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए कुछ और आगे सोचें और जो अपराध हो रहे हैं उन्हें रोकें। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मेकअप की कॉस्ट कुछ कम करें। तो यही कहना चाहती हूँ। रंजना, मेरा एक सवाल जो है वो अर्चना चिटनी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक लोग उस पर एक आरोप लगाते रहे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो मैं अभी लगातार बहस के माध्यम से सुन रहा हूँ, जो हमारी लोगों से बातचीत होती है पक्ष विपक्ष सारे लोगों से, कहीं ना कहीं एक काला धन का मुद्दा और 15 लाख रुपए का मुद्दा वो जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो भ्रष्टाचार की जो आपने सरकार ने लड़ाई लड़ी उसके ऊपर उनका फोकस हटाना चाहते हैं, बाकी सारी चीजों पर अपना फोकस नहीं रखना चाहते हैं। तो काला धन और साथ ही साथ उसके साथ वो 15 लाख रुपए जो बैंक खातों में आएंगे उसके ऊपर बीजेपी का क्या स्टैंड है, वो मैं अर्चना जी से जानना चाहता हूँ। अर्चना जी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो आपका प्रश्न ही है वो उस बात के बारे में आपका जो कंसेप्शन है वो ठीक नहीं है, ये मैं कहूंगी जी। जो काले धन वाली बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी कही थी, अब वो वैसी बात है जिस प्रकार से अच्छे दिन आने वाली बात पर हमारे विरोधी फप्ते कसते हैं। जी जी। उस पर सबसे बड़ा जो एक सकारात्मक बात हुई वो ये हुई कि वह केंद्र सरकार जिसमें हर सप्ताह कोई ना कोई घोटाला सामने आता था, इस 2 साल की सरकार में एक घोटाला सामने नहीं आया, उल्टा करप्शन के, लीकेजेस के समाप्त होने की उन्होंने बड़ा टाइटनिंग करी। न केवल सरकारी व्यवस्था में बल्कि बिल्डर्स के ऊपर भी टाइटनिंग करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं निकाले बल्कि विधेयक से उसको काम किया। और जो काला धन वाला इशू जो है वो मात्र काला धन लाने वाला इशू नहीं है, काला धन ना बढ़े लोगों के लिए इकोनॉमी में। कई बार अभी लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, जो सारा प्रॉपर्टीज का मामला है, उसमें काफी अभी रिसेशन है। दरअसल वो जो रिसेशन है वो इस बात का रिसेशन है कि अब उपयोग केवल सफेद धन का होता है, काले धन की उपयोगिता की चिंता